नमस्ते, मैं गर्वित रावत। पिछले 2 पाठों में हमारा परिचय हुआ जीपीएस से और उसके पीछे के तकनीक और कैसे आपका जीपीएस रिसीवर 4 या उससे ज़्यादा जीपीएस सैटेलाइट से अपना स्थानीयकरण कर लेता है, अपने स्थान के निर्देशांक का ज्ञात करता है और कैसे वो खगोलिक निर्देशांकों को भूगोलिक निर्देशांक, अक्षांश और देशांतर में परिवर्तित कर लेता है। खासकर हमने देखा कि कैसे नक्षत्र समय और होराकोण तकनीक का उपयोग होता है। अब तार्किक रूप से अगला सवाल है कि जो जीपीएस सैटेलाइट्स हैं या उपग्रह हैं, वो अपने अपने स्थान कैसे पहचानते हैं, उनका खुद का स्थान निर्धारण कैसे होता है। तो इसके लिए अब प्रवेश होगा कक्षीय यांत्रिकी का विषय। ये जो विषय है ये बताता है कि जो चलन पथ होते हैं उपग्रहों के, वो किस आकार के होते हैं और उनमें गति का रूपरेखा क्या होता है। इससे हम अनुमान निकाल सकते हैं कि उपग्रह का स्थान अंतरिक्ष में कब, कहाँ, किस वक्त क्या होगा। अब इस विषय में काफी विस्तार से अध्ययन हो चुका है और सूत्रीकरण भी हुआ है और इस विषय को समझना बहुत जरूरी है अगर हमें कक्षाओं का ज्ञान और स्थानीयकरण अंतरिक्षीय रूप से कैसे होता है अगर वो समझना हो। तो शुरू करते हैं अपना अगला अध्याय, कक्षीय यांत्रिकी या ऑर्बिटल मैकेनिक्स। शुरू करेंगे उपग्रहों के पथ या कक्षाओं के आकार से। कक्षाओं का रूप होता है अंडाकार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलिप्स। अब अंडे सब एक ही आकार के तो नहीं होते, कई लंबे होते हैं, कई कम लंबे होते हैं और कुछ बिल्कुल गोल या वृत्ताकार के। तो अंडाकार रूप कई प्रकार के दिखते हैं और इस श्रेणी में एक विशेष प्रकार होता है वृत्ताकार, यानी कि वृत्ताकार भी अंडाकार रूप का एक प्रकार है। इसीलिए अंडाकार को दीर्घवृत्त भी कहते हैं, यानी खिंचा हुआ लंबा वृत्त। तो अब देखते हैं दीर्घवृत्ताकार के कुछ गणितीय गुण। अब जैसे वृत्ताकार का एक केंद्र होता है, दीर्घवृत्त आकार के एक तरह से 2 केंद्र होते हैं, पर क्योंकि कायदे से केंद्र एक ही होना चाहिए जो बीच में है, इसलिए इनको केंद्र नहीं बल्कि नाभि कहते हैं और अंग्रेजी में फोकस। तो दीर्घवृत्त की परिधि ऐसी है कि उस पे कोई भी बिंदु लें, उसकी दोनों नाभि से कुल दूरी समांतर रहेगी, अचल रहेगी। The total distance from both foci is constant over the perimeter of the ellipse. जैसे कि मान लो दीर्घवृत्त पे हमने कोई बिंदु चुना जिसकी दूरी नाभि F1 से E है और F2 से F है। फिर कोई और बिंदु चुना जिसकी दूरी F1 से I है और F2 से J है। और फिर कोई तीसरा स्थान जो F1 से M दूर है और F2 से N। तो E प्लस F बराबर होगा I प्लस J के और वो बराबर होगा M प्लस N के। अब दीर्घवृत्त के बीच से 2 अक्ष होंगे जो एक दूसरे के लंब हैं, परपेंडिकुलर हैं। लंबे अक्ष को कहते हैं दीर्घाक्ष या मेजर एक्सिस और छोटे अक्ष को लघु अक्ष या माइनर एक्सिस। जाहिर है कि ये दोनों अक्ष मिलते हैं दीर्घवृत्त के केंद्र या सेंटर पे, और इसी तरह आपको दिखेगा कि दीर्घवृत्त का केंद्र इन दोनों अक्षों को बराबर काटता है। इसीलिए इन अक्षों पे केंद्र से परिधि की दूरी को कहते हैं अर्ध दीर्घाक्ष और अर्ध लघु अक्ष, इंग्लिश में सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस। अब इन दोनों दीर्घवृत्ताकारों को देखिए। दोनों के दीर्घ अक्ष एक ही नाप के हैं, पर ऊपर वाला पतला नजर आ रहा है और नीचे वाला ज़्यादा गोल। ये इसलिए है क्योंकि ऊपर वाले में नाभियों के बीच की दूरी अधिक है। और इससे हम आते हैं दीर्घवृत्ताकार के एक महत्वपूर्ण गुण पे, जिसे कहते हैं उत्केंद्रता और इंग्लिश में इसेंट्रिसिटी। उत्केंद्रता होता है नाभियों के बीच की दूरी बटे दीर्घ अक्ष की लंबाई। अगर हम दीर्घवृत्त के बीच केंद्र से नापें तो हम देख सकते हैं कि ये
उत्केंद्रता केंद्र से नाभि की दूरी बटे अर्ध दीर्घाक्ष भी लिखा जा सकता है। तो अब स्पष्ट है कि ऊपर वाले दीर्घवृत्ताकार की उत्केंद्रता ज़्यादा है। ज़्यादा उत्केंद्रता से दीर्घवृत्त ज़्यादा खिंचा हुआ दिखता है। एक और चीज़ समझ लो कि उत्केंद्रता 0 और 1 के बीच ही रहेगा। अगर उत्केंद्रता 0 हो गई तो मतलब कि दोनों नाभि मिल गए और आकार वृत्त हो गया। तो जैसे बताया था, उपग्रहों के कक्षा पथ दीर्घवृत्ताकार पे चलते हैं और खासियत ये है कि भूमि केंद्र हमेशा एक न एक नाभि पे ही पाओगे। तो इस तरह के कक्षा क्यों बनते हैं, इसको थोड़ा देखते हैं। मान लो ये बीच में पृथ्वी है, तो अंतरिक्ष में किसी भी स्थान पे किसी भी वस्तु को गुरुत्वीय त्वरण महसूस होगा जो भूमि के केंद्र की ओर होगा। तो अब मान लो कि कोई वस्तु पृथ्वी के ऊपर है और उसे हमने छोड़ दिया, तो बेशक वो पृथ्वी की ओर सीधे गिरेगा, पृथ्वी की केंद्र की ओर। अब मान लो उसे हमने कुछ गति दी क्षैतिज दिशा में, अब क्या होगा? अब भी गिरेगा पर कुछ दूर जाके। यूं ही अगर हम क्षैतिज गति बढ़ाए जाएं तो और दूर गिरेगा, और इसी तरह और गति देके वस्तु धरती की ओर गिरेगा एक सर्पीली पथ पे, एक स्पाइरल पाथ पे। तो बेशक इसी तर्क पे चल के ऐसी गति दी जा सकती है वस्तु को जिससे वो वापस अपने प्रारंभिक स्थान पे आ सकता है, एक वृत्ताकार में। तो इसको देखते हैं। तो पहले इस स्क्रीन पे हम दो अक्ष बनाते हैं। एक्स अक्ष दाएं बाएं जाता है और वाई अक्ष ऊपर नीचे। तो प्रारंभिक स्थिति में जब वस्तु यहाँ ऊपर है तो इसको गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है सिर्फ वाई अक्ष पे नीचे की दिशा में। स्पष्ट है कि इस स्थिति में इसको एक्स अक्ष पे दाएं बाएं की ओर कोई त्वरण नहीं लग रहा है। अब अगर ये वस्तु यहाँ पे होती पृथ्वी के बाएं साइड को, तो साफ है कि अब इसको गुरुत्वीय त्वरण सिर्फ एक्स अक्ष पे पृथ्वी की ओर लग रहा है और ऊपर नीचे वाई अक्ष की दिशा में कोई त्वरण नहीं लगेगा। ठीक है, अब ये देखो, अगर ये वस्तु लंब वाई अक्ष से कोई थीटा डिग्री पे है, इस प्रकार से जो इस चित्र में दिख रहा है, तो वहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण के एक्स और वाई अक्ष में घटक निकाल के हम पता कर सकते हैं कि कितना त्वरण लग रहा है। We can get the x and y components of g. तो x अक्ष पे होगा g sin थीटा और y अक्ष पे g cos थीटा, दोनों पृथ्वी की तरफ। इसमें यह भी गौर करो कि जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा x अक्ष पे त्वरण बढ़ता रहेगा और y पे कम होता रहेगा। ये गणितीय रूप से देख सकते हैं कि थीटा के साथ साइन थीटा बढ़ता है और कॉस थीटा घटता है, और यूं भी साफ दिखता है कि जितना थीटा बढ़ेगा उतना ही पृथ्वी दाएं साइड को होती जाएगी और नीचे को कम। तो अगर शुरू में जब वस्तु ऊपर है उसकी क्षैतिज गति को मान लो v है और वो बाएं साइड को जा रहा है, तो जाहिर है कि उस दिशा में उसकी गति कम होती जाएगी क्योंकि गुरुत्वाकर्षण उसे दाएं साइड को खींचेगा। और साथ साथ यह भी देखिए कि y अक्ष पे नीचे की ओर वस्तु की गति बढ़ेगी क्योंकि यह पृथ्वी की ओर गिर रहा है। तो एक विशेष अवस्था बन सकती है। y अक्ष पे वस्तु के गिरने से अधिकतम गति कहाँ बनेगी? वो होगा जब ये x अक्ष को पार कर रहा है, क्योंकि एक बार ये मध्य भूमि के नीचे चला जाएगा तो y अक्ष पे वस्तु की गति कम होने लग जाएगी क्योंकि अब पृथ्वी उसको ऊपर खींचेगा। तो y अक्ष पे जो अधिकतम गति गिरने से बनेगी और वो होगा यहाँ पे
क्यों ना वस्तु को प्रारंभिक स्थान पे ऊपर यहां वही गति दी जाए, पर क्षैतिज दिशा में। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि जो हमारी प्रारंभिक स्थिति थी कि जब वस्तु ऊपर था, हमारी अंतिम स्थिति दोबारा प्रारंभिक स्थिति का रूप ले लेगी। जब वस्तु 90 डिग्री चल के क्षैतिज अक्ष पे पहुंच जाए तो हमें सिर्फ अपनी नज़र को भी 90 डिग्री घुमाना है और दोबारा शुरुआती अवस्था में आ गए हैं। और भौतिकी के नज़र में ये दोनों समान हैं क्योंकि धरती गोल है। तो अब यही सिलसिला जारी रहेगा और वस्तु वृत्ताकार में पृथ्वी की परिक्रमा एक नियमित गति और दूरी पे करता रहेगा। ये भी देखिए कि अगर जो शुरू में क्षैतिज गति है v, अगर वो x अक्ष को पार करते वक्त अब पूरी y अक्ष को नीचे दिशा में वही v हो जाए, तो यह अनिवार्य है कि उसकी उस समय x अक्ष में कोई गति नहीं होगी। और उसके साथ यह भी अनिवार्य है कि वस्तु की भू केंद्र से दूरी बदल नहीं सकती। क्यों है ऐसा? यह इसलिए क्योंकि वस्तु का कुल ऊर्जा का संरक्षण होना पड़ेगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मस्ट अप्लाई। और जब दोनों बिंदु पे गति एक ही है, यानी गतिक ऊर्जा भी एक ही होगी, तो इसका मतलब है स्थितिज ऊर्जा भी समांतर रहेगी, जिसका मतलब है कि वो भू केंद्र से उतना ही दूर रहेगा और कक्षा वृत्ताकार होगा। अब फिर देखिए कि जो ये शुरू की क्षैतिज गति है, इसको स्पर्श रेखा गति कहते हैं, या इंग्लिश में टेंजेंशियल वेलोसिटी, और गुरुत्वीय त्वरण इसके 90 डिग्री लंब है। ध्यान करें कि स्पर्श रेखा गति की वैल्यू उतनी ही v रहती है, पर क्योंकि यह वस्तु से भू केंद्र के हमेशा लंब है, यह स्पर्श रेखा गति आपको धरती की ओर गिरने से नहीं रोक सकती। इसको ध्यान से समझें। अंतरिक्षीय कक्षाएं में वस्तुएं असल में धरती की ओर हमेशा गिर रहे हैं। बात बस इतनी है कि क्योंकि इनकी लंब दिशा में स्पर्श रेखा गति है, गिरते गिरते ये धरती को पार करके अपनी ऊंचाई कायम रख पाते हैं। जब अंतरिक्ष विमान में एस्ट्रोनॉट्स दिखते हैं तो लगता है कि ये उड़ रहे हैं या कुछ तैर रहे हैं। नहीं, ये पत्थर के माफिक गिर रहे हैं। जैसे कभी ऊंचाई से कूदे हो, जैसे डाइविंग में या बड़े झूले पे, तो पेट में गुदगुदी होती है, वो एस्ट्रोनॉट्स को हमेशा लगी रहती है, बस आदत पड़ जाती है। अब फिर से इसी उदाहरण को देखते हैं, पर इस बार मान लो शुरू में क्षैतिज दिशा में वस्तु को ज्यादा गति दी गई। ज्यादा मतलब कि वृत्ताकार कक्षा से ज्यादा। तो अब देखते हैं कि क्या होगा। तो स्पष्ट है कि वस्तु बाएं को अधिक जाएगी क्योंकि प्रारंभ में उसकी उस दिशा में गति ज्यादा थी। दूसरी बात है कि जब वो x अक्ष को पार करेगा, उस समय भी उसके पास क्षैतिज दिशा में गति होगी। इसका मतलब है कि ये वृत्ताकार से ज्यादा चौड़ा होगा। फिर एक स्थान आएगा जहां वस्तु बाहर को जाना बंद कर देगा और फिर पृथ्वी की ओर आएगा। पर यहां पे एक और चीज भी हो रही है। जितना दूर वस्तु भूकेंद्र से है, गुरुत्वाकर्षण भी कम होता है, और काफी तीव्रता से, दूरी के वर्ग के अनुपात। ये फॉर्मूला स्कूल में पढ़ा होगा। तो यूं समझ लो कि क्योंकि इसे जरूरत से ज्यादा गति दी गई थी, यह भूमि से और दूर भी चला गया और उस पे गुरुत्वीय त्वरण भी 2 की घात से कम होता गया। उसका नतीजा है कि यह वस्तु और भी दूर जाएगा क्योंकि उस पर पृथ्वी का खींच और भी कम होता जा रहा है, और इसके परिणाम से कक्षा का आकार और लंबा होता है, दीर्घवृत्त आकार होता है। यह बात कि ग्रहों और उपग्रहों की कक्षाएं दीर्घवृत्ताकार होती हैं, इसे केपलर के कक्षाओं का पहला नियम
भी कहते हैं। इससे और ये भी होगा कि जितना भूमि से दूर हैं, गुरुत्वीय त्वरण कम होने के कारण वस्तु की गति भी सबसे कम होगी और सबसे नज़दीक बिंदु पे गति सबसे अधिक होगी। संस्कृत खगोल शास्त्रों में ये सबसे करीब और दूर स्थानों को उच्च कहते हैं और जो नज़दीक स्थान है उसको शीघ्रोच और दूर वाले को मंदोच, क्योंकि शीघ्रोच पे ग्रह शीघ्रता से चलता है, तेज चलता है, और मंदोच पे ग्रह की चाल मंद है यानी धीरे है। अंडाकार कक्षा में भू केंद्र से सबसे पास बिंदु को कहते हैं उपभू या भू समीप। इंग्लिश में इसको पेरिजी बोलते हैं। भू केंद्र से सबसे दूर बिंदु को अपभू कहते हैं या भू दूर, और इसको इंग्लिश में एपोजी कहते हैं। इसको हम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के दृष्टि से भी समझ सकते हैं, जो बताता है कि वस्तु की कुल ऊर्जा कक्षा भर में कायम रहनी चाहिए। तो उपभू पे भू केंद्र के सबसे पास होने के कारण वस्तु की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी, तो गतिक ऊर्जा यानी गति अधिकतम होनी पड़ेगी, और इसका विपरीत अपभू पे होगा, जहां स्थितिज ऊर्जा अधिकतम पाओगे और गतिक ऊर्जा न्यूनतम। तो वस्तुओं की कक्षा में चलन झूले की चलन जैसी है। धरती से दूर जाते जाते धीरे होते रहते हैं और धरती के समीप आते आते तेज होते रहते हैं। और फिर यह भी देखा गया कि अपने कक्षा में वस्तु कहीं भी बराबर समय में बराबर क्षेत्रफल तय करते हैं। इसको इस चित्र से समझ सकते हैं। बाएं को बिंदु A से बिंदु B पहुंचने के लिए कोई समय T लगा, तो उस दौरान भू केंद्र से कोई क्षेत्रफल A तय होता है। अब उसी कक्षा में किसी और जगह बिंदु C से D जाने में भी समय T लगता है, तो तय किया क्षेत्रफल उतना ही रहेगा। इसको केपलर के कक्षाओं का द्वितीय नियम कहा जाता है। यह भी समझ सकते हैं क्योंकि जब वस्तु भू केंद्र के नज़दीक है तो ज़्यादा क्षेत्रफल तय करने के लिए उसे काफ़ी एंगल तय करना होगा, पर क्योंकि भूमि के पास होने से कक्षा में उसकी गति ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा एंगल काट देता है। और इसी तरह अगर वो भूमि से दूर है तो उतना ही क्षेत्रफल तय करने के लिए उसे उतना एंगल तय करना नहीं पड़ेगा, पर क्योंकि उसकी गति भी कम है वो करता भी नहीं है। कक्षा में ग्रह उपग्रहों का गति परिवर्तन को समझना घूर्ण गति शक्ति संरक्षण सिद्धांत से भी देखा जा सकता है। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। घूर्ण गति शक्ति होता है जड़त्व घूर्ण और घूर्ण गति का गुणांक। जड़त्व घूर्ण है mr², यानी घूर्ण अक्ष से दूरी के वर्ग पे निर्भर है। तो जितना भू केंद्र से दूर जाएं, जड़त्व घूर्ण उस दूरी के वर्ग से बढ़ेगा। तो कुल घूर्ण गति शक्ति को कायम रखने के लिए घूर्ण गति उतनी ही कम होनी पड़ेगी। अब इन 3 कक्षाओं को देखिए और बताइए कि परिक्रमण काल यानी वो समय जो उपग्रह को एक चक्कर लगाने में लगेगा, वो इन 3 कक्षाओं में से सबसे ज़्यादा और सबसे कम किस में होगा। तो उत्तर है कि तीनों का परिक्रमण काल बराबर होगा। परिक्रमण काल सिर्फ निर्भर करता है दीर्घ अक्ष की लंबाई पे या कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई पे। द टाइम पीरियड ऑफ द ऑर्बिट डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स सेमी मेजर एक्सिस। अर्ध दीर्घ अक्ष वृत्ताकार में अर्ध व्यास या रेडियस का रूप लेता है। अब यहाँ पे कक्षा है अलग अलग अर्ध दीर्घ अक्ष के। जाहिर है कि जितना अर्ध दीर्घ अक्ष होगा उतना ही परिक्रमण काल होगा, पर प्रश्न है कि कक्षा का अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई का परिक्रमण काल पे क्या असर पड़ता है। तो यहाँ आता है केपलर के कक्षाओं का तीसरा नियम, जो कहता है कि t² इज प्रोपोर्शनल टू a³, या उपग्रह का परिक्रमण काल का समय t का वर्ग उसके कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष a के तृतीय घात के अनुपात होता है।
अगर किसी कक्षा का परिक्रमण काल t है और अर्धदीर्घाक्ष a हो तो a का दुगना करने से परिक्रमण काल हो जाएगी 2a⁻³ का अंडर रूट यानी 2.83t। अर्ध दीर्घाक्ष को तिगुना किया जाए तो परिक्रमण काल 5.2 गुना बढ़ जाएगी। इसका आप याद कर सकते हो। अब आखिर में हम देखते हैं कक्षाओं को लेके गणितीय सूत्र यानी सारे फॉर्मूले। प्रमाण इनका किसी टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, पर इनकी समझ होनी चाहिए। बाद के पाठों में इनका उपयोग भी होगा, खासकर तब जब हम अलग अलग कक्षाओं और उनकी उपयोगिता की बात करेंगे, और तब भी जब हम कक्षाओं में परिवर्तन लाने की बात करेंगे। तो पहला वाला हम यहाँ देख सकते हैं। ये r है पृथ्वी केंद्र से दूरी, और यहाँ थीटा वो एंगल है जो वाहन उपभू और भू केंद्र से बनाता है। a है आपका अर्ध दीर्घाक्ष और e है उत्केंद्रता। यहाँ ध्यान करें कि थीटा ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए r के 2 वैल्यू हो सकते हैं। अगर आपको a और e मालूम है तो उपभू और अपभू की दूरी प्राप्त होती है इन सूत्रों से। उपभू दूरी को rp बोलते हैं और अपभू दूरी को ra। अब अगला फॉर्मूला बहुत काम आता है। यह बताता है कि कक्षा के परिधि पर वाहन की गति कितनी होगी। सारे गति टेंजेंशियल हैं यानी स्पर्श रेखिक। तो अगर भू केंद्र से दूरी r पता हो और अर्ध दीर्घाक्ष मालूम हो, वहाँ की गति इस सूत्र से निकल आएगी। यहाँ पे स्थिरांक म्यू भी आता है। म्यू है भूमि गुरुत्वीय प्राचल, जो अधिकतर किताबों में gm का गुणांक से दिखाते हैं। इट्स द कांस्टेंट फॉर द ग्रेविटेशनल पैरामीटर ऑफ अर्थ। इसकी वैल्यू है 3.986 इंटू 10⁻14 मीटर क्यूब बाई सेकेंड स्क्वायर। यहाँ यह भी देखिए कि वृत्ताकार में r की वैल्यू a के बराबर हो जाती है, और इस विशेष अवस्था में सूत्र यह रूप ले लेता है। परिक्रमण काल का गणन करने के लिए यह सूत्र लगेगा। फिर नोट करें कि यह सिर्फ अर्ध दीर्घाक्ष पे निर्भर है और केपलर का तीसरा नियम साफ दिखाई दे रहा है। फिर आता है वाहन की ऊर्जा। यहाँ पे विशिष्ट ऊर्जा का सूत्र है। विशिष्ट ऊर्जा बस कुल ऊर्जा बटे वाहन का भार है। यहाँ नोट करें कि कुल विशिष्ट ऊर्जा सिर्फ कक्षा के अर्ध दीर्घाक्ष पे निर्भर करता है। कुल विशिष्ट ऊर्जा बनता है विशिष्ट गतिक ऊर्जा और विशिष्ट स्थितिज ऊर्जा के योग से। विशिष्ट गतिक ऊर्जा है v²/2 और विशिष्ट स्थितिज ऊर्जा है -μ/r। अब कुल विशिष्ट ऊर्जा का फॉर्मूला बनता है -μ/2a, मतलब कि ये सिर्फ a पे निर्भर है। तो कुल विशिष्ट ऊर्जा सिर्फ अर्ध दीर्घाक्ष पे निर्भर करने का मतलब ये हुआ कि जितना दीर्घ या लंबा कक्षा बनाओगे उतना ही ऊर्जा लगाना पड़ेगा या काम करना पड़ेगा। इसी का दूसरा पहलू ये हुआ कि अगर आपने कक्षा पथ में वाहन को ऊर्जा दी, जैसे गति बढ़ाई, तो उस कक्षा की लंबाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ये सारे फॉर्मूला और डायग्राम इंग्लिश में ये हैं। आखिर में हम ये भी देख लेते हैं कि कक्षा परिधि का माप क्या है। इसका सबसे सटीक सूत्र यह है जो दिया गया मशहूर भारतीय गणितज्ञ श्री रामानुजन द्वारा। तो फिलहाल इस पाठ को हम यहीं समाप्त करते हैं। ये सिर्फ कक्षा यांत्रिकी का परिचय था। ये बहुत गहरा विषय है, पिक्चर अभी बाकी है, इसको हम धीरे धीरे देखेंगे। फिलहाल हमने ये देखा कि उपग्रह के सारे कक्षा दीर्घवृत्त आकार के होते हैं, अंडाकार होते हैं, इलिप्टिकल होते हैं, और हर एक दीर्घवृत्त में 2 नाभियां होती हैं, और भू केंद्र उनमें से एक न एक नाभि होना अनिवार्य है। भू केंद्र से कक्षा में जो सबसे नजदीक बिंदु है उसको हम कहते हैं उपभू,
और उपभू पे गति सबसे अधिकतम होती है। भू केंद्र से जो सबसे दूर है उसको हम कहते हैं अपभू, और अपभू में गति सबसे न्यूनतम होती है। पर यहाँ पे ध्यान करें कि अभी हमने सिर्फ कक्षा के आकार पे रोशनी डाली है। जैसे कि मान लो एक वृत्ताकार है, सर्कल, उसको निर्धारित करने के लिए आपको कितने प्राचलों की आवश्यकता है? सिर्फ एक, अर्ध व्यास या रेडियस। उससे आपका वृत्ताकार पूर्ण स्वरूप निर्धारित हो जाता है। इसी तरह से जो दीर्घवृत्ताकार है उसको निर्धारित करने के लिए आपको कितने चल या प्राचल चाहिए? सिर्फ दो। एक है अर्ध दीर्घाक्ष या सेमी मेजर एक्सिस, और दूसरा है उसका उत्केंद्रता या इसेंट्रिसिटी। अगर ये दो पता है तो फिर दोनों कक्षाएं बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर बैठ जाएंगे, वो बराबर होंगे आकार में। पर क्या इससे हमारा कक्षा निर्धारित हो जाता है? नहीं, क्योंकि अभी हमने कक्षा की दिशा की बात नहीं की। जैसे मान लो ये आपका कक्षा है, ठीक है, आपने इसका आकार निर्धारित कर दिया, तो मतलब कि इसका जो अर्ध दीर्घ अक्ष है वो एक ही है, और फिर इसकी उत्केंद्रता एक है, जिससे इसका आकार पूरा आपको पता चल जाता है। अब मान लीजिए ये आपकी धरती है और ये कक्षा इस प्रकार से बैठा है, तो ये भूमि समतल के बराबर है, ठीक है। तो अब ये नाभि जो है भूकेंद्र यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, तो ये दोनों कक्षा बराबर नहीं होंगे, भला ही ये भू मध्य भूमि रेखा के समतल पे है। इसी प्रकार से अब कक्षा में हम तिरछापन ला सकते हैं अलग अलग प्रकार के। तो फिर क्या होगा कि ये सब कक्षाएं अलग हो जाएंगी। अगर तिरछापन भी एक हो पर फिर भी हम अलग अलग दिशाओं में कक्षा को घुमा सकते हैं। तो ये एक और प्रकार से हमारे कक्षाएं बदलती रहती हैं। तो कक्षा निर्धारण के लिए हमें अभी और काम करना पड़ेगा, और इसको हम देखेंगे अगले पाठ में, जिसमें हम समझेंगे कि कक्षीय राशियां क्या होती हैं, जिससे हम कक्षा का पूर्ण स्वरूप निर्धारण कर सकें। नमस्ते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने कुछ सीखा, कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।